अच्छा बेटा, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एनईडी मैथ्स के रिक्रिएशन 2022 के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एनईडी में आए थे। तो स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, अब देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसका डेरिवेटिव पूछ रहा है। तो एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x, या अगर हम एल एन बॉक्स का कहते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1/बॉक्स, और बॉक्स क्या है? x² प्लस एक्स। और फिर हम सामने डेरिवेटिव बॉक्स का भी लेते हैं अगेन, अगर अदर देन एक्स होता है तो x² प्लस एक्स का भी डेरिवेटिव लेंगे। तो ये हमें क्या मिल जाएगा? 2x+1 डिवाइडेड बाय ये x² प्लस एक्स। ठीक है, तो कौन सी ऑप्शन है? ये ऑप्शन बी है। सेकेंड एमसीक्यूज देखें। सेकेंड एमसीक्यूज है 2 - cos 2x - sin 2x, और x पुट कर रहे हैं आपने इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो 45 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 45 = 90 माइनस साइन 90 डिग्री। सो 2 - cos 90 होता है 0, और साइन 90 होता है 1, तो 2 - 1 आपको 1 मिल जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें कौन सी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगी। तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म निकालने का शॉर्टकट तरीका आप समझना है कि अगर फॉर एग्जांपल एक्स के पावर अल्फा है प्लस या माइनस कुछ भी लिखा हुआ है 1/, यहाँ पे एक्स के ऊपर पावर बीटा है, और यहाँ पे कोफिशिएंट्स कुछ भी हो, एक्स के साथ इधर कुछ भी हो, इधर ऊपर नीचे कहीं पे भी कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और होल पावर इसके ऊपर इंडेक्स एन है। तो आर अगर हम इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए निकालते हैं, फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आर की वैल्यू क्या होती है? आर की वैल्यू होती है एन अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर आप देखिए एन एन क्या है यहाँ पर? 12 × अल्फा। अल्फा जो फर्स्ट वाला आपके पास एक्स है लेफ्ट साइड पर, उसका उसकी पावर अल्फा है, तो × 2, और फिर अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये जो दो पावर्स आपको नजर आ रही है इनका सम, अल्फा प्लस बीटा 2 + 2 4 हो जाएगा ये। तो आर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, तो 6 टर्म होगी, R6 होगा फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, टर्म वो 7th होगी। तो हमें फॉर्मूला पता है कि भाई हमारे पास जो है वो फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला होता है NCR, ए के ऊपर पावर n - r, एन बी के ऊपर पावर r। तो n क्या है भाई मेरे पास? यहाँ पर देखें n इंडेक्स 12 है, 12c 6। ए क्या है यहाँ पर? अच्छा, अगर आपको ये नहीं भी लिखना है तो इसको नहीं लिखिए, क्योंकि सिर्फ कोफिशिएंट को लिख दे, वैसे भी ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आएगी, इसमें एक्स आना नहीं है। तो जहां पर एक्स हो जस्ट वहां पे 1 लिख दे। ठीक है, इसको भी जस्ट 2 लिखिए, नीचे 1 लिखना है तो लिख दे बस। और n - r 12 - 6 6, और पावर आ ये 6। जब ये हम फाइन करेंगे तो आई थिंक ये आ जाता है 924 × और ये आ जाएगा 64। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा 5916। ठीक है, ऑप्शन सी। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, और इसका सेकेंड डेरिवेटिव पूछ रहा है। तो अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स है, इसका अगर फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे एफ प्राइम एक्स, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस एक्स, और सेकेंड डेरिवेटिव अगर हम निकालते हैं तो ये आ जाएगा कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर आपके पास एक सीक्वेंस गिवन है और पूछ रहे हैं कि कौन सी इसकी जनरल टर्म है। तो जो भी जनरल टर्म होगी उसमें अगर n की जगह 1 पुट करेंगे तो 1/3 आना चाहिए, 2 पुट करेंगे तो ये 1 3 जार 1 पुट करेंगे तो 1/3 आना चाहिए, और 2 पुट करेंगे तो ये 1 3 जार 3 3 + 2 5/3, और अगर 3 पुट करेंगे 3 आनी चाहिए। 1 पुट करने पे फर्स्ट टर्म मिलनी चाहिए, 2 पुट करने पे सेकंड टर्म मिलनी चाहिए, 3 पुट करने पर थर्ड टर्म मिलनी चाहिए। तो अगर मैं 1 पुट करता हूँ इन सारी ऑप्शंस में आप n = 1 पुट करें, तो इसमें अगर 1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 - 3 = 1। ठीक है। ठीक, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गई भाई, 1 तो नहीं आना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट टर्म तो 1/3 आनी चाहिए। इसमें भी अगर मैं पुट करता हूँ तो 1/3, 4 - 3, और ये आ रहा है 1/3, ये ऑप्शन ठीक आ रहा है बिल्कुल, बी। ठीक है, सी में भी अगर पुट करेंगे तो क्या आएगा, 4 + 3 = 7, तो ऑप्शन सी भी गलत है। तो ऑप्शन कौन सी ठीक है, ऑप्शन बी। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे कह रहे हैं कि भाई सेंटर क्या होगा। तो सेंटर हम किस तरीके से निकालते हैं, हम सिंपली अगर जनरल फॉर्म में ये लिखा हुआ है, ठीक है, जनरल फॉर्म हमारे पास क्या होती है, जनरल फॉर्म हमारे पास होती है x² + y² +2gx +2fy +c = 0। ठीक है, मतलब x² और y² का कोफिशिएंट अगर 1 है तो वो जनरल टर्म है। अब उस केस में आपने क्या करना है कि x और y के कोफिशिएंट्स का साइन चेंज करना है। सही है, जैसे x का कोफिशिएंट है नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर दें और हाफ कर दें, तो हाफ करेंगे तो 6 का हाफ 3, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दें माइनस, और 8 का हाफ 4। तो इस तरीके से हम सेंटर निकाल लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 देख लें। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहे हैं कि स्लोप क्या होगा। तो स्लोप dy/dx होता है, तो y = क्या है, 6x²। अगर इसका स्लोप हम निकालें, dy/dx निकालें, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 12x, और निकालना कहाँ पर है, एट 1, -1। तो x की जगह क्या पुट कर देंगे, x क्या है यहाँ पर, 1 है, तो 12 × 1, तो ये आ जाएगा 12, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 ये दरअसल फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूले अगर आपको याद होते हैं तो ज्यादा बेटर है, साइन 10 और सेक वाला, साइन और 10 वाला तो एटलीस्ट याद होना चाहिए आपको। तो जो हमारे पास 1/√a² - x²dx, ये बराबर होता है हमारे पास साइन इनवर्स x/a। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये 3 का स्क्वायर है 9, और x²dx, तो ये क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x/3। ठीक है, और प्लस c। ठीक है, एक तो ये tan साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला आपको याद हो, एक tan इनवर्स वाला भी फॉर्मूला याद हो तो ज्यादा बेटर है, बल्कि याद होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में जस्ट डी मोवरेज थ्योरम हम अप्लाई करते हैं। ये जो n होता है यहाँ पे, जो इंडेक्स होता है, ये एंगल के साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये थीटा था तो ये हो जाएगा n θ + आयोटा साइन थीटा था तो ये हो जाएगा n θ। सही है, बस ये जो इंडेक्स है ये एंगल के साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर A = A ट्रांसपोज आता है तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक,
ठीक है। और अगर A इक्वल्स टू माइनस का A ट्रांसपोज आ जाए, साइन नेगेटिव हो जाता है, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है। अच्छा, ये वाले क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस नॉर्मली मैं ये ट्रिक आप लोगों के कैलकुलेटर से भी बता दूंगा, बट फिलहाल अभी इसको यहाँ पे मैं क्योंकि कैलकुलेटर शो नहीं कर सकता, तो मैं इसको मैनुअली करता हूँ। तो अभी अगर लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये 0 × ∞ आ जाएगा। ठीक है, x0 और ln 0 इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो अभी ये जो है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो यहाँ पर एल हॉपिटल रूल अप्लाई करना होगा। अब एल हॉपिटल रूल हम किस तरह से अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने चेंज काम करना होगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप इस x को नीचे लेकर आ जाए, तो आप लिखें ln x डिवाइडेड बाय 1/x। ठीक है, अब अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं, इस वाले केस कंडीशन में लिमिट अप्लाई करते हैं, तो वही ये इन्फिनिटी आ जाएगा और 1/0 इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो अभी भी हम लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे भाई, हम एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर देते हैं। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही होती, तो ln x का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में अगर लेंगे, ये 1/x आ जाएगा, और 1/x का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1/x²। ये मैं पूरा नहीं शो कर रहा हूँ, आप x को ऊपर लेकर आ जाए, x की पावर -1 होगा, फिर डेरिवेटिव ले लें, आ जाएगा ये। अच्छा भाई, अब क्या होगा, ये रेसिप्रोकल कर दें, तो ये आ गया माइनस का x। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर सकते हैं 0, तो अब इसमें 0 पुट कर दें, तो ये क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, इसका राइट ऑप्शन है b इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, यहाँ पर आपके पास अगर एक फंक्शन है, सही है, फंक्शन फॉर एग्जांपल ये बॉक्स है, और इस फंक्शन के ऊपर होल पावर 1 है, सही है, कुछ भी नहीं है, पावर शो नहीं हो रही है, तो इसका मतलब 1 है। और यहाँ पे फिर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा हुआ है और dx लिखा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं 1/बॉक्स का इंटीग्रेशन होता है ln बॉक्स प्लस सी। तो यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है, फंक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये एफ ऑफ एक्स है, और सामने भाई क्या लिखा हुआ है, इसका ही डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो इसका भाई इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग रेड कार्ड, रेड किंग। तो टोटल जो है वो 4 किंग्स होता है, टोटल 4 किंग्स होता है डेक में, 2 होते हैं रेड और 2 होते हैं ब्लैक। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे भाई रेड कलर के किंग्स की बात की है, तो यहाँ पे जो हमारे पास फेवरेबल इवेंट्स है, हम क्या लिखते हैं, एन ई ओवर एन एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो फेवरेबल इवेंट्स क्या है भाई, आपके पास रेड कलर के किंग्स कितने हैं, 2 हैं, और टोटल कार्ड्स होते हैं 52, यहाँ पे भी लिखा हुआ है 52, तो ये आ जाएगा 1/26, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 देख लें, if a g h are the arithmetic, geometric and harmonic mean between two numbers, which of is true। तो अगर a g h, a क्या है, अगर a जो है वो अर्थमेटिक मीन है, g जो है वो ज्योमेट्रिक मीन है, और h जो है वो हार्मोनिक मीन है, तो ये जो आपको ए जी एच मिलते हैं, ये बन जाता है, ये भी एक सीरीज बना ले, प्रोग्रेशन बना लेता है, तो ए जी एच होता है एन जीपी, ये जीपी बन जाता है। ठीक है, अब क्योंकि भाई ए जी एच जीपी बन जाता है, आप कोई भी नंबर लेकर, एग्जाम्पल लेकर आप चेक कर सकते हैं।
आप कोई भी दो नंबर लें, उसके बिटवीन अर्थमेटिक मीन निकाले, ज्योमेट्रिक मीन निकाले, हार्मोनिक मीन निकाले, तो वो जीपी बन जाएगा। तो जीपी बन रहा है, एक तो ये कभी कभी आता है कि भाई कौन सा प्रोग्रेशन बन रहा होगा, तो जीपी बनेगा। और जीपी बन रहा है तो भाई जी क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा तो जी स्क्वायर इक्वल्स टू ए एच, ऑप्शन ए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 रेंज पूछ रहा है, तो भाई कॉस की रेंज क्या होती है? अगर कॉस की रेंज की हम बात करें, तो कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1, और -1 होती है मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ऑप्शन बी। अच्छा बेटा, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास आयोटा के ऊपर पावर 4 का मल्टीपल होता है तो वो 1 बन जाता है, और अगर 4 का मल्टीपल नहीं है तो रिमाइंडर चेक करके वो पावर लिख देता है। जैसे 16 4 का मल्टीपल है तो ये 1 आ गया, 32 4 का मल्टीपल है तो 1 आ गया। अच्छा, ये 68 4 का मल्टीपल होता है, या 64 4 का मल्टीपल होता, तो 64 के बाद कितने बच रहे हैं, 3 बच रहे हैं, 65 66 67, तो ये बच जाएगा आयोटा क्यूब। तो ये आ गया 2 माइनस, और आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, तो ये आ जाएगा 2 प्लस आयोटा। ठीक है, ऑप्शन सी। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 देख लें, तो इसको आपने सॉल्व करना है, इसका मतलब एक्स और एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जहाँ पे आपको तीन वंस नजर आ जाए किसी भी रो या कॉलम में, तो दो को आप किस तरह से जीरो करेंगे? तो अगर आप सेकेंड रो को R1 से माइनस कर दें और थर्ड रो को भी R1 से माइनस कर दें, रो 1 से माइनस कर दें, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, फिर ये एक्सपेंड बड़े आराम से हो जाएगा अगर दो एंट्रीज जीरो हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R2 और R3 दोनों में से R1 में माइनस कर रहा हूँ। तो अब ये भाई क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो को तो आप एज इट इज लिखें, सेकेंड में क्या होगा, R2 माइनस R1, तो R2 माइनस R1 करेंगे, 1 माइनस 1 0, ये हो जाएगा x माइनस ए, ये हो जाएगा b माइनस बी 0। फिर फिर सेकेंड ऑपरेशन क्या अप्लाई कर रहे हैं, R3 माइनस R1, तो R3 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 0, c माइनस, यहाँ पर देखें c माइनस ए, और ये x माइनस बी, और ये पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर है। अच्छा, अब इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ C1 से, क्योंकि इसमें ही मैक्सिमम जीरो है, तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग बाय C1। C1 से एक्सपेंड करेंगे तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, इसके कॉलम और रो का स्किप करेंगे तो क्या बचेगा भाई, यहाँ पर x माइनस ए। ठीक है, ये कॉलम और रो स्किप कर देंगे, रो और ये वाला कॉलम स्किप कर देंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, c माइनस ए 0, x माइनस बी। अच्छा भाई, सेकेंड एलिमेंट तो जीरो है, तो जीरो अगर बाहर है वो पूरा इन साइड को जीरो कर देगा, तो अंदर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और थर्ड भी जीरो है, तो ये भी जीरो लिखे, और इसके आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इसका माइनर लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट वाले का माइनर लिखा है बस, सेकेंड और थर्ड वाले का माइनर नहीं लिखा। और यही असल हमारा जो है वो काम होता है, जीरो जीरो लाने का मकसद ही यही होता है कि हमें माइनर लिखना ही ना पड़े, हम डायरेक्ट जीरो लिख दें। और ये भाई पूरा का पूरा बराबर है जीरो के, तो 1 को तो छोड़ दे भाई, इसको एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी मल्टीप्लाई कर दें, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, और जीरो इंटू समथिंग है जीरो, बाकी ये जो सारे जीरो तो इसको वैसे ही छोड़ दें। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई एक्स की वैल्यू एक ए आ रही है और दूसरी वैल्यू आ रही है बी, तो ऑप्शन सी। ठीक है, गलत तरीके से लिखा हुआ है, राउंड ब्रैकेट नहीं बनता है सॉल्यूशन सेट जब आप बना रहे होते हैं, ऑडिट पेयर के लिए हम राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं, बट यहाँ पे दोनों एक्स की वैल्यू है, तो इसलिए यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट बनना चाहिए था, खैर ये वाला भी दिया हुआ है तो हम इसको ही एक्सेप्ट कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18। अभी जिस तरीके से मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया था कि अगर आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है बॉक्स फंक्शन है और फंक्शन के ऊपर पावर अगर कुछ भी नहीं शो हो रही है तो 1 है, और सामने अगर उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है और dx लिखा हुआ है तो इसका इंटीग्रेशन होता है ln बॉक्स प्लस सी। अब यहाँ पर देखें, अगर ये वाला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, इसका मैंने 1/a x प्लस बी लिख दिया और इधर लिख दिया dx। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो जो फंक्शन है ए एक्स प्लस बी, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ए एक्स का डेरिवेटिव ए और बी का डेरिवेटिव जीरो। तो इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव आ रहा है ए, तो ए इधर लिखा हुआ होना चाहिए। सही है। अगर खुद से मल्टीप्लाई किया बैलेंस करने के लिए इधर डिवाइड भी कर देंगे, 1/a भी लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा भैया, 1/a ln बॉक्स। ठीक है, 1/a ln बॉक्स, ऑप्शन ए। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 19 आपको नजर आ रहा है, ये भी मैं कैलकुलेटर से आप लोगों को डायरेक्ट बता दूंगा, डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, कॉस को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो कॉस इनवर्स हो जाता है। ठीक है, आपके पास क्या लिखा हुआ है, कॉस 3x इक्वल्स टू हाफ, 3x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है। अच्छा, ये जो कॉस इनवर्स लिखा हुआ है इसको हम आर्क भी लिखते हैं। सही है, सबसे पहले तो मैं उसको ऐसे लिख देता हूँ, 3 आकर इधर डिवाइड हो जाएगा तो ये 1/3 कॉस इनवर्स हाफ। अब इस कॉस इनवर्स को आप आर्क कॉस भी लिखते हैं। ठीक है, आर्क कॉस 1/2, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 देख लें, इसमें 1 इंटू स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा भाई, ओमेगा क्यूब विच इज इक्वल्स टू 1, ऑप्शन है। अच्छा भाई, टू डाइज आर रोल्ड वंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम फेसेस। तो अगर दो डाइज हम रोल करते हैं तो उसके टोटल आउटकम्स क्या क्या होते हैं। एक होता है 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। ठीक है, फिर इसी तरीके से टू भी चलेगा, 2,1, और फिर ये जाएगा भाई कहाँ तक, 2,6 तक। फिर इसी तरीके से 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, फिर 6 के लिए भी होगा, 6,1, 6,6। तो ये टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल आउटकम सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं, 36। ठीक है, और हम कैसे शॉर्टकट कैसे निकालते हैं भाई, फेस कितने होते हैं, डाई के 6, और कितने डाइस की बात हो रही है तो 2, यहाँ पे लिखें 36 आ जाएगा, यहाँ पर फेस आते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ डाई। अच्छा भाई, ये टोटल आउटकम्स पता चल गए, और आपसे सेम फेसेस की बात कर रहे हैं, तो सेम फेसेस वाले कौन से होंगे, सेम फेसेस वाले मतलब 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6। तो ये कितने हो गए, 6 हो गए। तो फेवरेबल आउटकम्स हैं 6 और ये टोटल आउटकम्स 36, इसका मतलब 1/6, ऑप्शन डी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछ रहे हैं एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं। भाई अगर आपने निकाला ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, तो इसको तो हम कहते हैं आइडमपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, लेकिन अगर ए क्यूब निकाला और ए आया तो इसको आइडमपोटेंट नहीं कहते, इसको कहते हैं पीरियोडिक।
ठीक है, पीरियोडिक मैट्रिक्स कहते हैं। और इसमें पीरियड क्या होता है, इसको कितनी बार आपने मल्टीप्लाई किया होगा इटसेल्फ। जब पहली बार मल्टीप्लाई किया होगा तो ए इंटू ए, ये फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई किया है तो ए स्क्वायर। फिर दोबारा इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकेंड टाइम हो जाएगा ए क्यूब। तो आप लिख सकते हैं कि भाई 2+1। आपने कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई किया। अगर ए क्यूब है तो आप लिखेंगे 2+1 और इसका पीरियड होगा 2। और अगर A5 लिखा हुआ है तो आप क्या लिखेंगे, A4+1 और इसका पीरियड क्या होगा, 4। तो K इज पीरियड ऑफ दिस मैट्रिक्स और इसको हम कहते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 24, डेरिवेटिव निकालना है। तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए कि भाई इसका फॉर्मूला क्या है, u डिवाइड बाई v का फॉर्मूला क्या होता है। हम लिखते हैं v, फिर u प्राइम माइनस u v प्राइम डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले इसका मतलब आप v लिख दें। v क्या है, एक्सपोनेंशियल x -1। v लिखा, फिर उसके बाद न्यूमरेटर का डेरिवेटिव u प्राइम। तो एक्सपोनेंशियल x का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल x, 1 का 0, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा एक्सपोनेंशियल x माइनस, अब u लिखेंगे एक्सपोनेंशियल x +1 और v प्राइम। तो एक्सपोनेंशियल x का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल x, 1 का 0, तो v प्राइम का डेरिवेटिव आ जाएगा एक्सपोनेंशियल x डिवाइडेड बाय v स्क्वायर एक्सपोनेंशियल x -1 का होल स्क्वायर। एक्सपोनेंशियल x कॉमन ले लें तो यहाँ पे अब क्या बच जाएगा, एक्सपोनेंशियल x -1 और माइनस साइन क्योंकि इनसाइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा माइनस का एक्सपोनेंशियल x और माइनस का 1। ये कैंसिल हो जाएगा एक्सपोनेंशियल और ये -2 बच जाएगा। तो हम लिख सकते हैं माइनस का 2 एक्सपोनेंशियल x डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल x -1 का होल स्क्वायर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें हम अगर सबसे पहले ऊपर आइडेंटिटी अप्लाई कर दें, किस तरह से cos 4 लिखा हुआ है। अगर मैं cos स्क्वायर x के ऊपर स्क्वायर लिख दूं, साइन स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लिख दूं, डिवाइडेड बाय, इसको ऐसे ही रखे रहने दें। अब क्या हो सकता है, a प्लस बी और a माइनस बी लिखेंगे इसको, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x a प्लस बी और a माइनस बी, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है भाई, डिनोमिनेटर में है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अच्छा, अब देखिए ये पूरा कैंसिल हो गया और cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x होता है 1, तो ये टोटल कितना आ गया भाई, 1, ऑप्शन है। अच्छा, ओमेगा को जब सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं तो सबसे पहले तो आप डिजिट्स को ऐड कर लें इसके। तो 3+2 क्या हो जाएगा, 5। ओमेगा 5 हो गया। अब ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर में ब्रेक करेंगे, ओमेगा क्यूब क्या हो गया, 1, तो ये क्या बच गया, ओमेगा स्क्वायर। अगेन ये लिमिट वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा मैं कैलकुलेटर से भी बताऊंगा जब मेरे पास कैलकुलेटर होगा, अभी फिलहाल नहीं है। तो अभी इसको फिलहाल हम एल हॉपिटल से करते हैं। अभी अगर लिमिट पुट करता हूँ तो ये हम लिमिट पुट करेंगे तो ये अनडिफाइंड ही मिल रहा होगा। तो हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। डेरिवेटिव अगर हम फर्स्ट वाले का लेते हैं
अच्छा ln x से डेरिवेटिव लेंगे तो 1/x, और x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1, एल ऑप्टल रूल अप्लाई कर दिया, 1/x बच गया। अब अगर मैं लिमिट इसमें अप्लाई करूं इन्फिनिटी, तो 1/∞ आ जाएगा विच इज 0, ऑप्शन बी। अच्छा भाई, अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल लिखा हुआ है और यहाँ पे बॉक्स है, कोई भी फंक्शन मौजूद है, और फिर सामने इसी फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, जो भी यहाँ पर एक्सपोनेंशियल के ऊपर पावर फंक्शन मौजूद है उसी का डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख देते हैं सिंपली एक्सपोनेंशियल बॉक्स प्लस सी। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या ऐसा है, एक्सपोनेंशियल के ऊपर है 10x, और सामने इसका लिखा हुआ है 10 का डेरिवेटिव लिखा हुआ है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सिंपली एक्सपोनेंशियल 10x प्लस सी, ऑप्शन ए। अच्छा, इसका एमसीक्यूज रॉन्ग मार्क किया है, इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ ही नहीं है। ठीक है, होना चाहिए यहाँ पे, ये देखें नहीं, सारे ऑप्शन ही गलत है। अच्छा, अब यहाँ पर हम जो है वो हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज करते हैं। हमारे पास जो 10x होता है, सॉरी 10x/2 जो होता है, ये बराबर होता है √1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर भी पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेता हूँ, इधर फॉर्मूले लिखूंगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 10a/2 इक्वल्स टू x/y। और अब आपको चाहिए बेसिकली 10a चाहिए, तो 10a आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जो 10 2 टाइम्स ऑफ a/2, ठीक है, ये 10a होगा, 2 से 2 कैंसिल होकर 10a मिल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे डबल एंगल का फॉर्मूला लिख देते हैं भाई, 2x इसके बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर x। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर x। ये बन जाएगा 10a। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 10a/2 क्या था, x/y, और इधर आ जाएगा 1 माइनस x² डिवाइडेड बाय y²। अच्छा, अब क्या होगा, ये 10a इक्वल्स टू ये 2x डिवाइडेड बाय y, और नीचे क्या है, y² डिवाइडेड बाय x² डिवाइडेड बाय y²। ऊपर लेकर आए तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 2x डिवाइडेड बाय y इंटू y² डिवाइडेड बाय y² माइनस x²। एक y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये 2xy डिवाइडेड बाय y² माइनस x²। ठीक है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं लिखी हुई है, तो ऑप्शन ई 2xy डिवाइडेड बाय y² माइनस x², ये है राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, अगर इस डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लें तो ऊपर आ जाएगा ये 1 माइनस साइन एक्स, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 प्लस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस साइन एक्स, और नीचे 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा a माइनस बी का a² माइनस b²। ठीक है, a² माइनस b², यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, और बच जाएगा ऊपर 2, और नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स।
तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। ऑप्शन बी।